हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 13वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मान्यता ने यह सब कह तो रही थी और अर्जुन की गोद में बैठी हुई थी। तभी उसे अपने पार्ट में कुछ महसूस हुआ। उसने अर्जुन को घूर कर देखा और कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें यहाँ ये सब करने के लिए मना कर रही हूँ और तुम हो कि खुद को कंट्रोल नहीं कर रहे हो। मुझे तुम्हारा चुभ रहा है। वह मान्यता के इतना कहते ही अर्जुन ने उसे अच्छे से अपनी गोद में एडजस्ट करते हुए कहा, तो चुभेगा ही ना तो क्या होगा। मैं तुम्हें प्यार जो करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ और तुम मुझे कंट्रोल करने के लिए कह रही हो, तो कैसे करूँ यार। तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे पहले कभी किसी लड़की के करीब नहीं गया, लेकिन उस रात जब तुम्हारे करीब गया हूँ तो ज़िंदगी में एक ऐसा नशा सा छाने लगा जिससे मैं कभी खुद से दूर नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें अपने साथ ही इसी लम्हे में डुबो लेना चाहता हूँ और तुम हो कि मुझे खुद से दूर कर रही हो। तो बोलो, कैसे मैं खुद को कंट्रोल करूं। अर्जुन के इतना कहने पर मान्यता गुस्से से उसे देखते हुए उसकी गोद से नीचे उतरी। अब वह केबिन से बाहर जाने लगी। अर्जुन मान्यता को केबिन के डोर की तरफ जाते हुए देखकर उससे बोला, मान्यता, तुम कहाँ जा रही हो मुझे ऐसे छोड़कर। मान्यता, जो अभी दरवाजे की तरफ बढ़ ही रही थी, उसने अपने कदम रोक लिए और अर्जुन की तरफ देखकर फिर उसे घूरी। फिर वो वापस दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अर्जुन को बेचैनी महसूस हो रही थी। वो मान्यता को पा लेना चाहता था। उसे एक अजीब सा नशा चढ़ रहा था मान्यता का। तभी मान्यता डोर के पास आई और उसने एक नोट अपने केबिन डोर के बाहर लगा दिया। उसकी डोर पर लगे नोट पर लिखा था, डू नॉट डिस्टर्ब, डॉक्टर रेस्ट कर रही है। डोर बंद करने के बाद मान्यता खुद, जो उसने कुर्ती पहना हुआ था, उसका दुपट्टा उतारकर टेबल पर रखा और वह जाकर अर्जुन की गोद में वापस से बैठ गई। अर्जुन की बात सुनकर मान्यता ने खुद की कुर्ती को उतारते हुए कहा, फिर अब शुरू करो ना। मुझसे अब और कंट्रोल नहीं हो रहा। जब मैं तुम्हें मना कर रही थी कि ऐसा मत करो मत करो, तो तुम्हें सुनाई दे रहा था। अब करो जितना मर्जी है। यह कहते हुए मान्यता ने अर्जुन के सिर को अपने सीने पर रखा और अर्जुन फिर से उसके सीने पर अपने होठ फिराने लगा। मान्यता के हाथ अर्जुन की को मुट्ठी में भर रहे थे और उसके दूसरे हाथ अर्जुन की कोट के बटन को खोलने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन ने मान्यता को सोफे पर लिटा दिया। तभी मान्यता ने अर्जुन को पूरी तरह से अपने ऊपर खींचते हुए उसके कोट के बटन खोलकर फेंक दिए। कोट और फिर उसने उसकी शर्ट की बटन खोलने के बाद अर्जुन को सोफे पर लेटने के लिए कहा और खुद उसके ऊपर आ गई और उसे उसके सीने पर किस करने लगी। मान्यता और अर्जुन के लिए वह सोफ़ा ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन एक दूसरे के लिए काफ़ी था, क्योंकि दोनों को एक दूसरे से दूर होने का मौका नहीं मिल रहा था और ना ही दोनों एक दूसरे से दूर होना चाहते थे। जब अर्जुन ने खुद को संभालना मुश्किल हो गया तो उसने भी अपने सारे कपड़े निकाल दिए और फिर खुद को मान्यता में समाने लगा, जिससे मान्यता को ऐसा लगा जिससे कि उसकी जान निकल जाएगी और उसके मुंह से चीख निकलने लगी। उसने अपने मुंह को अपने हाथों से कवर कर लिया। अर्जुन ने देखा कि मान्यता अपने मुंह को अपने हाथों से कवर कर रही है, तो उसने अपने होठ मान्यता के होठों के पास लाकर उसके कंधे को हटाया और उसे किस करने लगा, जिससे मान्यता को दर्द भी ना हो और उसके मुंह से आवाज़ भी ना निकले। अर्जुन खुद की मूवमेंट तेज कर रहा था। वहीं मान्यता का एक हाथ अर्जुन के बालों में था तो उसके दूसरे हाथ उसकी पीठ को सहला रही थी। अर्जुन मान्यता को किस कर रहा था तो उसका एक हाथ उसकी कमर पर था, तो दूसरे हाथ से वो मान्यता की पीठ को बल दे रहा था ताकि वो मान्यता को भी संभाल सके। मान्यता जो बाहर बोर्ड लगाया था, इसलिए उन्हें कोई डिस्टर्ब करने भी नहीं आ रहा था और अर्जुन और मान्यता अपने प्यार के समंदर में गोते खा रहे थे, जहाँ उन दोनों के प्यार के सिवा और कुछ नहीं था। अर्जुन अपनी स्पीड तेज कर रहा था, वहीं उसने मान्यता के सीने पर और कमर पर उसके जो हाथ चल रहे थे। अर्जुन का ऐसा करना मान्यता को और एक्साइटेड कर रहा था। अर्जुन मान्यता के लिए
एक्साइटेड फील कर रहा था क्योंकि मान्यता हमेशा उसे अपने लिए पागल कर दिया करती थी। अर्जुन को समझ नहीं आता था कि वह हमेशा जो लड़कियों से दूर रहा करता था वो मान्यता को क्यों बार बार प्यार करने के लिए मजबूर हो जाया करता था। क्यों मान्यता को उससे दूर जाने के ख्याल से भी उसे डर लगता था। यह सब सोचते हुए अर्जुन काफ़ी वाइल्ड हो चुका था। उसकी स्पीड की लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जिससे अब मान्यता को दर्द होने लगा था और अर्जुन उसे किस करने की वजह से मान्यता कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। तभी मान्यता ने अपना पूरा जोर लगाकर अर्जुन को खुद से दूर किया। उसके चेहरे को खुद से दूर करते हुए कहा, अर्जुन अब मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा तो मत करो। मान्यता के ये कहने पर अर्जुन ने खुद को रोका और उसने मान्यता से पूछा, क्या कुछ ज़्यादा दर्द हो रहा है। मान्यता ने हाँ में जवाब दिया तो अर्जुन ने अपनी मूवमेंट को धीरे किया और उसे फिर से प्यार में बहने पर मजबूर करने लगा। अब जब मान्यता रिलैक्स होकर अपने प्यार में के एहसास में खो रही थी, वहीं कुछ देर में अर्जुन मान्यता को उसकी बाहों में खुद को रिलैक्स देने लगा। लेकिन अभी भी अर्जुन के हाथ मान्यता के बॉडी को सहला रहे थे, जिससे मान्यता पूरी तरह से महसूस कर रही थी और मान्यता के हाथ अर्जुन के बालों में घूम रहे थे। अर्जुन और मान्यता दोनों अपनी आंखें बंद किए एक दूसरे की बाहों में आराम फरमा रहे थे। तभी डोर पर नॉक की आवाज़ आई। अर्जुन, जिसने अभी अपने आँख बंद की ही थी, उसने आवाज़ दिया, कौन है? बाहर बोर्ड लगा है, दिखाई नहीं दे रहा क्या? तभी एक नर्स हकलाती हुई आवाज़ में बोली, सर, जो आज मैम ने हार्ट अटैक ऑपरेशन किया था उस पेशेंट को होश आ गया और उनके रिलेटिव्स मैम को बुला रहे हैं। जैसे ही नर्स ने ये कहा कि वो झट से मान्यता के ऊपर से उठा, जिससे मान्यता के मुंह से एक हल्की सी आह निकली तो अर्जुन ने उसे देखा, क्योंकि अभी तक अर्जुन और मान्यता के आगोश में ही समाया हुआ था और उसके अचानक यूँ उठने से मान्यता को दर्द हुआ। उसने आँख खोलकर अर्जुन को देखा तो अर्जुन ने प्यार से उसके माथे को सहलाते हुए कहा, सॉरी बाबू, लगता है माँ को होश आ गया है। इस बीच जोश में देख नहीं पाया कि मैं कैसे झटके से उठ गया। अर्जुन के ये कहने पर मान्यता ने उसे घूर कर देखा और अपने नीचे पड़े हुए कपड़े उठाकर पहनते हुए कहा, बस अर्जुन, इसीलिए मैं आपको मना कर रही थी यहाँ केबिन में न करने के लिए, लेकिन आपको तो मानना ही नहीं है, आपको तो बस अपनी मनमानी करनी है। मान्यता के ये कहते हुए अपने कपड़े पहन और मोबाइल के कैमरा ऑन कर अपने बालों को सही किया और बिना अर्जुन से कुछ कहे वो केबिन से बाहर निकल गई। वहीं अर्जुन अपना मुंह बनाते हुए वहीं पर खड़ा रह गया। उसने भी अपने कपड़े उठाए और पहनते हुए कहा, ये खुद नहीं कह सकती कि इसे कितना मज़ा आ रहा है और अब ये कह रही है कि मैंने अपनी मनमानी की है। यार, बीवी हो तो प्यार मेरी तो प्यार करूँगा ही ना। फिर अर्जुन ने भी अपने बाल में उंगलियां फेरते हुए अपने बालों को सही किया और वो भी केबिन से बाहर निकलकर जहाँ मान्यता गई थी अविका जी के वार्ड की तरफ चला गया। मान्यता अविका जी के वार्ड के अंदर गई तो उन्होंने देखा कि अविका जी को होश आ गया है और वो दाई माँ की बातें सुन रही है और दाई माँ उनसे बातें कर रही है, उन्हें इशारे में जवाब दे रही है क्योंकि अभी वो बोल नहीं रही थी। उनके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। मान्यता गई और उनके हाथ को पकड़ते हुए बोली, माँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? आपको कैसा लग रहा है? कमजोरी तो नहीं लग रही है ना? अविका जी ने हाँ में सिर हिलाया तो मान्यता ने नर्स से उसकी रिपोर्ट लेकर देखी और फिर अविका जी से कहा, आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मान्यता के इतना कहने पर उसके पीछे खड़ा अर्जुन, दाई माँ और अविका जी तीनों के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अविका जी ने हाथ बढ़ाकर मान्यता के सिर को थपथपाते हुए पाया तो अर्जुन भी उसके पास आकर खड़ा होते हुए अविका जी से बोला, माँ, मैं भी हूँ ना। तो अविका जी ने अर्जुन के बालों पर भी हाथ फेरा और फिर उसके गालों को सहलाया। वही मान्यता अर्जुन के मुंह फेर कर अविका जी से बात करने लगी, जिससे अर्जुन का मुंह बन गया। लेकिन तभी उसका फ़ोन रिंग किया। अर्जुन अविका जी के वार्ड से बाहर निकला। उसने फ़ोन कॉल रिसीव किया और कहा, हेलो। दूसरी तरफ से आरुष ने कहा, बॉस, वो बाबा का कॉल आ रहा है,
तो आपका फ़ोन बिजी बता रहा था, इसलिए बाबा ने मुझे कॉल किया था। बाबा पूछ रहे हैं कि आप कब तक वहाँ जा रहे हैं। अर्जुन ने कहा, मैंने बाबा से कह तो दिया था कि मैं माँ के ऑपरेशन के बाद जाऊँगा। तभी आरुष ने कहा, लेकिन बाबा चाहते हैं कि जो डील वो कर रहे हैं वो पेरिस में होने वाली डील में आप शामिल रहे, क्योंकि उस दिन आपने उस डील को कैंसिल कर दिया था। तभी अर्जुन ने आरुष से कहा, आरुष इतनी रात को काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, जाकर रेस्ट करो। आरुष को अर्जुन की बातें अपने कानों में पिघलते हुए लग रही थी, क्योंकि अभी आरुष को अर्जुन बहुत गुस्से भरे लहजे में जो बोल रहा था। तभी आरुष ने कहा, ओके बॉस। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि जिस डील के लिए उसने मना कर दिया तो वही डील उसके बाबा वापस क्यों करना चाहते हैं। और जब उसने ये बता दिया है कि उन्होंने अविका जी के ऑपरेशन के बाद वो पेरिस आ सकता है, तो फिर उन्होंने इतनी जल्दी मीटिंग अरेंज करने की क्या ज़रूरत थी। अर्जुन बाबा से सीधे पूछ भी नहीं सकता था, क्योंकि आज तक वो जो कुछ भी है वो अपने बाबा की वजह से है। उसने इधर उधर कॉरिडोर में देखा, फिर उसने बाबा के नंबर पर डायल किया। 2 रिंग करने के बाद कॉल रिसीव हुआ और उस शख्स की एक आवाज़ अर्जुन को सुनाई दी। अर्जुन, आजकल तुम काम पर ध्यान नहीं दे रहे हो, क्या बात है? हमने कहा था तुम्हें जल्दी आने के लिए, लेकिन अब तक तुम यहाँ पहुँचे भी नहीं हो। क्या चाहते हो कि हम तुम्हारे हिस्से की सारी जिम्मेदारी राघव को दे दें? राघव तैयार है सारी तैयारी के लिए अपने कंधे पर लेने के लिए। तभी अर्जुन ने कहा, बाबा हम मना नहीं करेंगे, ये आपके ऊपर है कि आप अपनी जिम्मेदारी किसे देना चाहते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि माँ का ऑपरेशन होने वाला है और उसके बाद माँ ठीक होगी तो ही मैं आ सकता हूँ। तभी दूसरी तरफ से बाबा ने कहा, ऑपरेशन तो हो गया है, अब जितनी जल्दी हो तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी उतनी ही जल्दी तुम मुझे यहाँ पेरिस में चाहिए, और साथ में तुम्हारी पत्नी भी, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अर्जुन ने कहा और तुरंत फ़ोन काट दिया। अर्जुन ने फ़ोन को अपने सिर पर मारते हुए कहा, आखिर बाबा क्यों मिलना चाहते हैं मान्यता से? लेकिन तभी उसे अपने पीछे मान्यता की आवाज़ आई, अर्जुन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ा और जाकर मान्यता को उसकी कमर से पकड़कर खुद से सटाते हुए बोला, कुछ भी नहीं, बस आरुष का कॉल था कि कोई क्लाइंट है जो जल्दी मीटिंग करना चाहता है, तो बस उसी से वह कह रहा हूँ। इतनी रात तक काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, जाकर सो जाए। मान्यता ने देखा और फिर अर्जुन से कहा, चलो तुम भी अब कैबिन में आराम कर लो। अर्जुन ने मान्यता को शरारत से देखा तो मान्यता ने उसके गाल पर मारते हुए कहा, कुछ भी नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तुमने बहुत कुछ किया है। अर्जुन मान्यता को चिढ़ाते हुए उसे अपने साथ लेकर कैबिन में चला गया। वहीं दूसरी तरफ शहर अपने कमरे में आराम से बेड पर सो रही थी। जब उसे कुछ खटपट की आवाज़ सुनाई दी, शहर ने अपनी आंखें खोली और इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसे अभी ऐसा कोई सस्पेक्ट नज़र नहीं आया जिससे उसे खतरा महसूस हो। तभी उसे बालकनी से फिर आवाज़ सुनाई दी। वो बेड से उठी और जाकर उसने झट से बालकनी का दरवाज़ा खोला और झांककर नीचे देखा तो अंगद बालकनी की साइड में बने पाइप से चढ़ता हुआ उसके कमरे की ओर आ रहा था। शहर ने गुस्सा करते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो तुम अंगद? अंगद, गिर गए तो चोट लग जाएगी तुम्हें और हाथ पैर भी टूट जाएंगे तुम्हारे। अंगद ने ऊपर शहर को देखा और उसे कहा, बस बोलो कि मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे, ये नहीं कि तुम मेरी मदद करो। हाथ दो मुझे भी ऊपर आना है। अंगद ने हाथ बढ़ाया तो शहर ने भी उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर की ओर खींचा। ऊपर आने के बाद अंगद ने अपने कमर पर हाथ रखते हुए शहर से कहा, अजीब गर्लफ्रेंड हो यार तुम। यहाँ बॉयफ्रेंड तुमसे मिलने के लिए तुम्हारी बालकनी के पाइप से लटक कर आ रहा है और तुम बालकनी में राजकुमारी की तरह खड़े होकर मुझसे ये कह रही हो कि अंगद तुम गिर जाओगे, तुम्हें चोट लग जाएगी, ये नहीं कि हाथ बढ़ाकर तुम मुझे ऊपर खींच लो। तभी शहर ने उसे वापस से बालकनी की तरफ धक्का देते हुए कहा, मैं तुम्हें धक्का देकर नीचे गिरा दूंगी। तुमसे किसने कहा था यहाँ आने के लिए? तभी अंगद ने कहा, अरे अरे रे, कैसी गर्लफ्रेंड है तुम? मुझे बालकनी से धक्का देकर गिराना चाहती हो? अगर मैं गिर गया तो मेरी जान ही निकल जाएगी, तो फिर क्या करोगी? नया बॉयफ्रेंड ढूंढोगी?
शहर ने उसी तरह अंगद को देखकर चिढ़ाते हुए कहा, हाँ तो क्या करूँगी, तुम्हारे जैसे बॉयफ्रेंड होने से अच्छा है कि मेरे पास कोई नया बॉयफ्रेंड ही हो, फिर कोई दूसरा ही ढूंढ लूँगी। क्या कर रहे थे इतनी रात में, लटक कर क्यों आए हो? अंगद छोटे बच्चे की तरह मुंह बनाते हुए शहर के कंधे पर अपना सर रखते हुए बोला, यार तुम्हारे बिना सोने की आदत नहीं, नींद आ रही है, तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती जब तक तुम्हें मैं अपनी बाहों में ना भरूं। शहर, और तुम्हें ये बात अच्छे से पता है, इसे आउट ऑफ टाउन का भी जो प्रोजेक्ट होता है मैं उसे स्किप कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम अपने हॉस्पिटल और अपने बच्चों को छोड़कर मेरे साथ ट्रिप पर नहीं आओगी, और मैं वहाँ रात दिन जागना नहीं चाहता, इसीलिए मैं ज़्यादातर सारी ट्रिप्स भी स्किप करता हूँ। ये कहते हुए अंगद अपनी उंगली से शहर के गाल को भी सहला रहा था। फिर तभी शहर ने उसकी उंगली को झटका और उसके सिर को अपने कंधे से हटाते हुए कहा, तुम्हारी ये बच्चे वाली हरकत पता नहीं कब जाएगी। ये कहते हुए शहर बालकनी से अपने कमरे में आ गई। शहर आकर अपने बेड पर बैठी तो अंगद भी आकर शहर के बेड पर लेटते हुए शहर का हाथ पकड़कर खींचकर अपने ऊपर करते हुए उसे बोला, अब तुम हो संभालने के लिए तो मैं क्यों मैच्योर बनूं, मुझे ऐसे ही बच्चा रहने दो ना। शहर का अंगद एक छोटा सा बच्चा, शहर का बच्चा, ठीक है ना। अब अंगद की ये बातें सुनकर शहर मुस्कुरा दी और उसके सीने पर मारते हुए बोली, तुम नहीं सुधरोगे ना अंगद, तुम्हें पता है ना माँ को हमारे बारे में अभी कुछ नहीं पता है। अगर उन्हें पता चला कि तुम रात को मेरे साथ थे तो कितना बुरा लगेगा। उन्होंने हम पर भरोसा करके हमें अपने घर में रहने दिया, हमें एक माँ का सहारा दिया, तुम क्या चाहते हो उन्हें हम तकलीफ़ दें? तभी अंगद ने सर से कहा, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों शादी कर ले ताकि ऐसी प्रॉब्लम न आए। शहर, मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि हम दोनों को अब शादी कर लेनी चाहिए। मैं तुमसे बहुत बार बोल चुका हूँ यार, हमारी एज भी हो गई है शादी करने की। तभी शहर ने अंगद के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए कहा, ठीक है चलो कर लेते हैं शादी। शहर की ये बात सुनकर अंगद खुशी से शहर के गले लग गया, उसके चेहरे पकड़कर उसके पूरे गाल को किस करने लगा, फिर उसके होठों पर किस करने लगा। तो शहर ने भी उसे नहीं रोका, बल्कि वो भी उसका साथ देने लगी। करीब 15 मिनट बाद एक पर्सनल किस और एक फ्रेंच किस करने के बाद अंगद ने शहर के होठों को अपने होठों से आज़ाद किया और अंगद प्यार भरी नज़रों से शहर को देखने लगा। तभी शहर ने अंगद को धक्का देते हुए बेड पर गिराया और उसके ऊपर चढ़कर उसके सीने पर अपना सिर रखते हुए कहा, तो मिस्टर अंगद अपनी शहर को अपनी वाइफ के रूप में देखने को तैयार हो? अंगद ने शहर के बालों को सहलाते हुए कहा, ऑफ कोर्स, मैं तो कब से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था कि तुम कब मेरी वाइफ बनकर पूरे हक से मेरी ज़िंदगी में आओ। शहर भी अंगद की बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। तभी अंगद ने कहा, माँ से बात करते हैं और माँ को भी बताते हैं कि हम दोनों अब शादी करना चाहते हैं, फिर मान्यता को भी बता देंगे। शहर ने कहा, ठीक है, कल सुबह पहले ये न्यूज़ हम माँ को दे देते हैं और मैं हॉस्पिटल जाकर मान्यता को दे दूँगी। अंगद शहर के बालों को सहला रहा था, जिससे शहर को कुछ मिनटों में नींद आ गई। अंगद शहर को सोए हुए चेहरे को देखकर खुद आगे बढ़कर शहर के माथे को चूमकर कहा, मैं शादी के लिए इसलिए इतनी जल्दी कर रहा हूँ शहर, क्योंकि मुझे उन लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है कि कब वो लोग मुझे तुमसे दूर कर दें। लेकिन एक बार अगर तुम्हारी मुझसे शादी हो गई तो फिर तुम मुझ पर पूरा हक ज़्यादा होगा, ना कि उन लोगों का। तो फिर तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, क्योंकि कानूनन हम दोनों पति पत्नी होंगे। लेकिन अभी हमारा रिश्ता कानून की नज़र में कुछ भी नहीं है और वो लोग कानून को खरीद कर तुम्हें मुझसे दूर ले जा सकते हैं। लेकिन जब हमारी शादी हो जाएगी तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैं सुबह ही माँ से बात करूँगा कि मुझे तुमसे शादी करनी है। बस इतना कहते हुए अंगद भी नींद की आगोश में चला गया। अंगद और शहर तो अपने आने वाली कल की खुशियों के बारे में सोचते हुए नए सपने सजवने लगे। लेकिन दूसरी तरफ कोई था जो रात के अंधेरे में ही अपनी आँखों को काट रहा था। ये और कोई नहीं, तक्ष था। तक्ष अपने पैलेस में अपने कमरे में अपने लैपटॉप लेकर बैठा निहारिका के डिटेल्स निकालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन लगभग 2 घंटे से तक्ष जो कोशिश कर रहा था और उसके हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था, क्योंकि वो डिटेल्स
जो पिछले 2 घंटे से वो लैपटॉप लेकर बैठा। सोशल मीडिया, कॉलेज पोर्टल, हर जगह उसने निहारिका रंधावा नाम से सर्च करने लगा, लेकिन उसे निहारिका नाम की कोई आइडेंटिटी तो नज़र ही नहीं आई। लेकिन जो चेहरा जो रंधावा निहारिका रंधावा नाम का टाइटल है वो ढूंढ रहा था, वो उसे कहीं मिल ही नहीं रहा था। तक्ष ने लैपटॉप बंद करते हुए कहा, निहारिका है या नहीं इस दुनिया में? इतने सारे सर्चिंग के बाद भी मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। ऐसा लग रहा है जैसे निहारिका एग्जिस्ट ही नहीं करती इस दुनिया में। लेकिन अगर वो कार्ड यूज़ हुआ है तो वो सिर्फ निहारिका ही कर सकती है, क्योंकि उस कार्ड का पिन नंबर सिर्फ निहारिका को ही पता है, किसी और को उस बारे में कुछ पता ही नहीं। अब मुझे किसी भी हाल में निहारिका को ढूंढना ही होगा, चाहे मुझे उसके लिए किसी और का यूज़ ही ना करना पड़े। ये सोचते हुए तक्ष के जहन में एक चेहरा घूम गया, और वो चेहरा था निधि का, क्योंकि पहली बार उसे निहारिका का पता निधि की ही वजह से लगा था। तक्ष ने एक डेविल स्माइल करते हुए कहा, तो मिस निधि रघुवंशी, अब तुम तैयार हो जाओ तक्ष रंधावा के हाथों इस्तेमाल होने के लिए। पहले ही मैं अर्जुन रघुवंशी को बर्बाद करना चाहता था, क्योंकि उसने हमारे ऐसे कई प्रोजेक्ट बर्बाद कर दिए जो हम लॉन्च करना चाहते थे। अब तुम्हारी वजह से मुझे तुम्हारी बहन तक पहुंचने का मौका मिलेगा। तो अब निधि रघुवंशी, तुम तक्ष रंधावा की मेड बनकर रहोगी, और वो कैसे होगा ये कल सुबह तुम्हें अच्छे से पता चलेगा। इतना कहते हुए तक्ष के होठों पर एक डेविल स्माइल थी, जैसे कि वो निधि को अपनी मेड बनाने के बारे में पहले से ही सोच चुका था कि उसके साथ वो क्या करने वाला है। अगली सुबह जानकी जी का घर। जानकी जी किचन में जाकर कॉफ़ी बनाने लगी। जानकी जी कॉफ़ी बनाने के बाद जाकर शहर के कमरे पर डोर नॉक किया, तो शहर के कमरे का डोर हल्का खुला था। जानकी जी डोर खोलकर अंदर चली गई, और अंदर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। जानकी जी आंखों के सामने का नज़ारा देखकर बड़ी हो गई। उन्होंने गुस्से से तेज आवाज़ में चिल्लाकर कहा, अंगद शहर, ये क्या हो रहा है? अंगद शहर, जो एक दूसरे की बाहों में लिपटे सुकून से सो रहे थे, जैसे ही उनके कानों में जानकी जी की तेज चिल्लाने की आवाज़ गई तो वो दोनों हड़बड़ा कर उठ गए। जैसे ही उन्होंने सामने जानकी जी को देखा तो दोनों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। अब दोनों जानकी जी का चेहरा देख रहे थे कि अब उनसे क्या ही कहे। शहर ने अब तो अपनी नज़रें ही नीची कर ली। कल ही तो जानकी जी ने उन्हें माँ कहने का हक दिया था, और आज ही उन्होंने उनका भरोसा ही तोड़ दिया। जानकी जी शहर और अंगद दोनों को गुस्से से घूर रही थी। जानकी जी ने गुस्से से शहर से पूछा, शहर, अंगद का कमरा तुम्हारे बगल वाला है ना? तो फिर वो तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? और इस तरह से तुम दोनों एक बेड पे एक साथ क्या कर रहे हो? शहर अपनी जगह तो चुपचाप नजरें किए बैठी हुई थी। उसके मुंह से तो कुछ अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे कि वो जानकी जी को कुछ समझा सके, और तभी मान्यता नहीं थी जो उनके बारे में कुछ बता सके, तो जानकी जी को शांत कर सके। तभी अंगद जल्दी से बेड से उठा और जानकी जी के पास आकर उनसे बोला, माँ, वो शहर और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। ये बात आपको हम बताने ही वाले थे कि हम दोनों फ्लैट में एक साथ रहते थे, एक कमरे में, और इसलिए मैं यहाँ शिफ्ट नहीं होना चाहता था, क्योंकि मैं शहर के बिना नहीं रह सकता, और आपको हम दोनों के रिश्ते के बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन इस बार जब शहर ने कहा कि मान्यता की शादी के बाद आप अकेले हो जाएंगी, तो वो आकर आपके साथ रहे, तो मैंने शहर से हाँ कह दिया, क्योंकि उसे आपका प्यार मिलता। और कल रात को शहर तो सो गई थी, लेकिन मैं ही उसके कमरे में बालकनी से आ घुसा, क्योंकि मुझे उसके बिना नींद नहीं आ रही थी। अंगद ये कहते हुए अपनी नज़रें नीचे कर ली, और वहीं शहर ने अपनी आंखें उठाकर जानकी जी को देखा। वहीं शहर के बारे में अंगद के मुंह से ये सब सुनने के बाद जानकी जी एक बार शहर को देखती तो एक बार अंगद को देखती। तभी उन्होंने अपना हाथ उठाया और अंगद की गाल की तरफ बढ़ाया। शहर ने आकर जल्दी से उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ प्लीज़ आप अंगद पर हाथ मत उठाइए। अंगद जो कह रहा है वो सच ही कह रहा है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। अगर मैं उसे वापस जाने के लिए कहती तो कैसे भी करके उसे जाना ही होता, लेकिन उस
वक्त मैं खुद भी उसकी बाहों में रहना चाहती थी, जैसा मुझे हमेशा से आदत है। इसलिए मैंने उसे जाने के लिए नहीं कहा, बल्कि मैं खुद उसे अपने साथ ले आई। इतना कहते हुए शहर की नज़रें फिर से झुक गई। अब शहर और अंगद दोनों नज़रें झुकाए हुए जानकी जी के सामने खड़े थे। तभी जानकी जी ने एक बार फिर से अपने हाथ को ऊपर उठाया और शहर के गाल की तरफ बढ़ाया। शहर ने अपनी आंखें मीच ली ताकि वो जानकी जी के मारे हुए थप्पड़ को बर्दाश्त कर सके, लेकिन तभी शहर को जानकी जी का हाथ अपने गाल पर सहलाते हुए महसूस हुआ। उसने अपनी नज़रें उठाकर देखा तो जानकी जी उसके गाल को अपने अंगूठे से सहला रही थी और वो मुस्कुरा भी रही थी। जानकी जी ने शहर और अंगद दोनों के गाल को थामकर दोनों के माथों को चूमते हुए उनसे कहा, तुम दोनों को क्या लगता है कि मुझे तुम दोनों के बारे में कुछ भी पता नहीं? मुझे सब कुछ पता है। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो और शादी भी करना चाहते हो। लेकिन शहर पहले कामयाब डॉक्टर बनना चाहती थी, इसी वजह से अंगद ने शादी को टाल रखा था। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि ये बात मुझसे छुपाने की क्या ही ज़रूरत थी? तुम दोनों ने मान्यता को सब कुछ बताया, लेकिन मुझे नहीं बताया। मुझे तो शुरू से ही सब कुछ पता था कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और मैं इसके खिलाफ भी नहीं थी। मैंने जब तुम दोनों को अलग अलग कमरे में रहने के लिए कहा, तब दोनों के चेहरे के जो उड़े हुए रंग थे ना, वो मुझे साफ साफ बता रहे थे कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो। और मैं इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि कब तुम दोनों खुद से आकर मुझे ये कहो कि माँ, मुझे 2 कमरों में नहीं, एक कमरे में एक साथ रहना है। लेकिन तुम दोनों ने किसी ने भी आकर मुझसे कुछ नहीं कहा और अभी तुम दोनों एक साथ एक कमरे में हो। फिर जानकी जी शहर के सर पर चपत लगाते हुए कहा, और गधी लड़की, तुम जल्दी से आ गई अंगद के हिस्से का मार खाने के लिए। तुमने ये नहीं सोचा कि मैं क्यों अपने बच्चों पर हाथ उठाऊंगी? इतना कहते हुए जानकी जी मुस्कुराकर अंगद और शहर को देखने लगी। तभी अंगद, शहर दोनों उसके सीने से लगे और बोले, थैंक यू माँ, थैंक यू। आपको पता था हमारे बारे में, तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमें लगा कि आपको हमारे बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए हम दोनों ने भी आपको कुछ नहीं बताया अपने बारे में। तभी जानकी जी ने कहा, मैं माँ हूँ और तुम दोनों की नज़रों को पढ़ना जानती हूँ, तो चलो अब कोई बात नहीं। अब हम जल्दी से पंडित जी से तुम दोनों की शादी का मुहूर्त निकलवा लेंगे। जैसा कि अच्छा मुहूर्त निकलेगा वैसे ही तुम दोनों की शादी करवा देंगे। जानकी जी के मुँह से ये बात सुनते ही एक बार फिर से शहर और अंगद खुशी से उछलकर उनके सीने लग गए। तभी जानकी जी ने दोनों को खुद से दूर करते हुए कहा, अब ये इतना प्यार दिखाने की ज़रूरत नहीं, चलो जल्दी से जाओ, फ्रेश होकर नीचे आओ। मैंने कॉफ़ी बना रखी है और नाश्ता बनाने जा रही हूँ, जल्दी से आओ तुम दोनों। इतना कहकर जानकी जी उनके कमरे से बाहर चली गई। जानकी जी के जाने के बाद शहर कूदती हुई अंगद के गले लग गई और उससे बोली, अंगद, जिस बात के लिए हम डर रहे थे वो हुआ, लेकिन इतने अच्छे तरीके से हुआ। मुझे नहीं लगा था कि ऐसा भी कुछ होगा। माँ हम दोनों के प्यार को पहले से जानती थी और उन्होंने हमारे रिश्ते को पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था, और मैं डरती थी कि जब माँ को पता चलेगा तो वो गुस्सा करेंगी और वो हमें डांटेगी, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। वो तो चाहती है कि हम दोनों की शादी हो जाए, हम दोनों खुश रहे। शहर खुशी से बोले जा रही थी, तभी अंगद ने उसे अपनी बाहों में खड़ा उठाते हुए उसे गोल गोल घुमाने लगा। अंगद के ऐसा करने से शहर हंसने लगी। शहर की हंसी की आवाज़ नीचे किचन तक आ रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर जानकी जी के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उन्हें पता था कि शहर और अंगद की शादी के बाद, जैसा कि उन्होंने अंगद को अपना बेटा माना है, उसे भी खुद को माँ कहने का हक दिया है। उन्होंने शहर की विदाई करनी होगी जिस तरह से मान्यता की विदाई करनी पड़ी। इसीलिए अभी जानकी जी के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो और बड़ी होती जा रही थी। इसलिए अब ये खिलखिलाती हुई हंसी उनके घर में हमेशा गूंजेगी। यह सोचते हुए जानकी जी के होठों पर लंबी मुस्कुराहट आ गई। वही खुशी अंगद और शहर के चेहरे पर भी नजर आ रही थी। दोनों एक दूसरे को बाहों में लिए एक दूसरे से अपनी खुशी का जाहिर कर रहे थे। तभी शहर की नज़र घड़ी पर गई और उसने चिल्लाते हुए अंगद से कहा, अंगद, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे बहुत देर हो रही है। और तुम्हें भी तो ऑफिस नहीं जाना क्या? चलो जल्दी से जाओ, अपने
अपने कमरे में तैयार हो जा। इतना कहते हुए शहर ने अंगद को खुद से दूर धकेल कर शहर भागते हुए बाथरूम में घुस गई और उसने जोर से बाथरूम का दरवाज़ा लॉक कर लिया। शहर को इस तरह देखकर अंगद मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। हॉस्पिटल में जब मान्यता की आँख खुली तो उसने खुद को अर्जुन की बाहों में पाया। मान्यता ने प्यार से अर्जुन को देखते हुए अपनी उंगलियां अर्जुन के चेहरे पर बिखर रहे बालों को ऊपर किया और उठकर अर्जुन के माथे को चूम लिया। मान्यता अर्जुन को बहुत प्यार से देख रही थी। तब से अर्जुन उसकी ज़िंदगी में आया था, तब से उसकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। जिस तरह अर्जुन कहता था कि मान्यता के उसकी ज़िंदगी में आने के बाद उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर गई, वैसे ही मान्यता को भी लग रहा था कि अर्जुन के उसकी ज़िंदगी में आने की उसकी खुशियाँ ही बढ़ गई। मान्यता ने अर्जुन को जगाते हुए कहा, अर्जुन उठो, सुबह हो गई है, अब उठ भी जाओ। अर्जुन जो पहले ही उठ चुका था वो अपनी आंखें बंद किए हुए ही मान्यता से बोला, मैं पहले ही उठ चुका हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी बाहों से अलग होने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा। मुझे तुम्हारी बाहों में राहत मिलती है, सारी थकान दूर हो जाती है और मुझे खाने का मन करता है। तुम्हारे होठों का जाम पीने के बाद मेरे दिल में जो बेचैनियाँ होती है वो सब दूर हो जाती है, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारी बाहों में रहना चाहता हूँ। मान्यता ने अर्जुन को प्यार से देखते हुए कहा, हमारी शादी हो चुकी है अब अर्जुन, अब हमारा अलग होना नामुमकिन है। मान्यता के इतना कहने पर अर्जुन मुस्कुराते हुए आंखें खोलकर मान्यता के चेहरे को देखते हुए बोला, मैं इस खूबसूरत चेहरे का दीदार हर सुबह हर रात करना चाहता हूँ, जब मेरी आंखें खुले और जब मेरी आंखें नींद से बोझिल हो, और तब भी मैं इस खूबसूरत चेहरे का दीदार करना चाहूँगा। मान्यता मुस्कुराते हुए अर्जुन को देख रही थी। फिर उसने अर्जुन से कहा, अब तो मेरी हर रात भी तुम्हारे बाहों में कटी और मेरी सुबह भी तुम्हारी बाहों में होती है, तो तुम्हारा ये जो ख्वाब है वो तो हर रोज़ ही पूरा हो रहा है ना। अर्जुन ने हाँ कहा और फिर उठकर वो बैठ गया। उसने मान्यता को खींचकर अपनी गोद में बिठाया और उसके होठों पर एक लॉन्ग पैशनेट किस करने लगा और उसने मान्यता से कहा, अब तुम फ्रेश हो जाओ, मैं जाकर माँ को देख कर आता हूँ। दाई माँ को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं उन्हें लाकर दे दूँगा। मान्यता ने कहा, माँ और दाई माँ को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वार्ड में नर्स है, वो उन्हें लाकर दे देगी, क्योंकि वो उनका काम है, तुम्हारा नहीं। तुम फ्रेश हो जाओ, फिर माँ को हम दोनों देखने चलेंगे। इतना कहकर मान्यता अपने साथ अर्जुन को लेकर वॉशरूम में चली गई। वहीं अर्जुन भी अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए मुस्कुराकर उसके साथ जाने लगा। निधि का कमरा। निधि अभी हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो रही थी और रौनक जी अब का रेडी होकर नीचे बैठी थी ताकि वो लोग जाकर अविका जी को देख सके, क्योंकि अविका जी से ही तो उनका सारा ऐशो आराम का सपना पूरा हो रहा था। अगर अविका जी नाराज़ हो गई तो वो अर्जुन को उन्हें कुछ भी देने से मना कर देगी, इसीलिए रौनक जी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। और फिलहाल तो वो अभी रघुवंश मेंशन से जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो पूरी तरह से अविका जी पर अपना कब्जा करना चाहती थी ताकि अविका जी उन्हें कभी रघुवंशी मेंशन से बाहर नहीं जाने दें। निधि तैयार हो रही थी कि रौनक जी उसके कमरे में आती है और उनसे बोली, निधि तुम इतनी देर अगर करोगी तो फिर कैसे हम जाएंगे, जल्दी करो तुम, बड़ी माँ को हमें देखने जाना है। तुम्हें पता है ना हमारा पूरा खर्च सब ये जो ऐशो आराम सब है ये सब अर्जुन उठाता है। तुम्हारे पापा से तो कुछ होता नहीं है और ना ही तुम्हारे भाई से। अर्जुन है जो हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, चाहे हम यहाँ रहे या चाहे दूसरे घर में, लेकिन दूसरे घर में हमें वो सहूलियत नहीं मिलती क्योंकि वो तुम्हारे पापा का छोटा सा घर है और ये रघुवंशी मेंशन जो अर्जुन ने अपनी मेहनत से बनाया है, तो हम यहाँ पर रहकर अपने ऐशो आराम का पूरा ख्याल रखे हैं, ना कि तुम्हारे पापा के वो छोटे से घर में रहकर वो धूल मिट्टी में हम रहे। इसलिए कह रही हूँ जल्दी से तैयार हो जाओ, अब हम चलते हैं जीजी को देखने।
हम जितना उनके दिल में बसे रहेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। निधि जल्दी जल्दी तैयार होते हुए रौनक जी से बोली, ओम आप ऐसा क्यों सोचती हैं? आप कुछ भी करें ना करें, बड़ी माँ फिर भी हमें उतना ही प्यार करती है और मेरी पढ़ाई का सारा खर्चा वो तो भाई संभालते हैं, मुझे पॉकेट मनी भी देते हैं, मुझे तो उनसे बोलना भी नहीं पड़ता। वो मेरे फर्स्ट मंडे पर ही पॉकेट मनी मेरे अकाउंट में डालते हैं। इसके बाद भी आप ये सब सोचती हैं कि आपको बड़ी माँ के साथ उनके साथ चापलूसी करनी पड़ेगी। नो मॉम, इतना कहकर निधि ने अपना पर्स उठाया और कमरे से निकल गई। वहीं रौनक जी उसे जाते हुए देखकर खुद से बोली, तुझे नहीं पता निधि, क्योंकि तू छोटी है। अब अर्जुन की शादी हो गई है, उसका परिवार बढ़ेगा तो वो उन पर खर्च करेगा, हम पर नहीं। रौनक जी बाहर आते हुए खुद में बड़बड़ा रही थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि अविका जी ने अर्जुन की शादी मान्यता से इसीलिए कराई है ताकि मान्यता आकर सब कुछ संभाल ले। वहीं दूसरी तरफ पेरिस में, जहां अभी रात का वक्त हो रहा था, वहां एक लड़की जिसने वन पीस ड्रेस पहन रखा था, वो लड़की 48th फ्लोर की ग्लास विंडो के पास खड़ी बाहर का नज़ारा देख रही थी, जहां से अभी रात में पूरा पेरिस लाइट शहर से जगमगा रहा था, टिमटिमा रहा था। तभी उसके पीछे से एक लड़का आते हुए कहा, जानवी, अब अर्जुन का ख्याल करना बंद कर दो, उसकी शादी हो चुकी है, ये तुम्हें भी पता है, अर्जुन अब किसी और का हो चुका है। तभी वो लड़की झटके से पीछे मुड़ी और सामने खड़े लड़के की गर्दन को पकड़ते हुए अपने नाखून उसके गले में धंसाते हुए बोली, राघव, तुम्हें अच्छे से पता है कि बचपन से मैंने अर्जुन को चाहा है। जब बाबा उसे लेकर आए थे तब से मैं उसे प्यार करती हूँ, और तुम ये कह रहे हो कि मैं उसे भूल जाऊँ? कभी नहीं, मैं उसे किसी और का होने नहीं दूँगी। वो लड़की मान्यता यहाँ अर्जुन के साथ आएगी तो ज़रूर, लेकिन वापस अर्जुन मुझे अपने साथ लेकर जाएगा या फिर खुद अकेला ही जाएगा, लेकिन मैं उस लड़की को अर्जुन की ज़िंदगी में और ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि अर्जुन की ज़िंदगी में रहने का अगर हक किसी का है तो वो मेरा है। जॉनी स्वराज का बाबा ने अर्जुन को उस वक्त पनाह दी थी जब उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और आज जब वो पावरफुल है तो वो मुझे यूँ ठुकरा नहीं सकता। ये कहते हुए जानवी ने झटके से अपने नाखून राघव की गर्दन से खींच लिए, जिसमें राघव की गर्दन से खून आने लगा। उसने जानवी के मुंह के पास जाकर फूंक मारते हुए बोली, अब क्या कहना है, बोलो। तभी राघव ने उससे कहा, जो सही है मैं तो वही कह रहा था, लेकिन हमें पता चला है कि अर्जुन उस लड़की के आगे पीछे ही घूमता है। वो उससे बड़े प्यार से बातें करता है, जैसे कि ये शादी अर्जुन की माँ की मर्जी से नहीं बल्कि खुद अर्जुन की मर्जी से हुई है। राघव के मुंह से इतना सुनते ही जानवी ने उससे कहा, क्या तुम नहीं चाहते हो कि जो हक अर्जुन को मिला है या जो पावर्स उसे मिले हैं वो तुम्हें मिले? अगर नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, अगर चाहते हो तो जब वो लड़की यहाँ आए तो दोबारा यहाँ से वापस नहीं जानी चाहिए। उसके बाद मैं तुम्हें बाबा की कुर्सी दिलाने में तुम्हारी हेल्प करूँगी। ना तो मुझे अर्जुन से कुछ चाहिए और ना ही बाबा से, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अर्जुन चाहिए, जो मुझे बाबा नहीं दे सकते। अगर दे पाते तो वो मुझे अर्जुन के लिए मना नहीं करते। जब मैंने उनसे कहा कि मुझे सिर्फ अर्जुन चाहिए। जानवी की बातें सुनकर राघव मुस्कुराते हुए बोला, ऑफ कोर्स बेबी, तुम जो चाहोगी वो ही होगा। तुम एक बार हाँ तो कहो, मैं उस लड़की को जान से मार दूंगा और यहाँ से वापस नहीं वो जाएगी। लड़की कहीं भी नहीं, उसके नाम का कोई नामो निशान नहीं मिलेगा कि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट भी थी या नहीं। लेकिन मुझे पावर चाहिए जो अर्जुन को बाबा ने दे रखा है, वो जो बाबा के पास है, क्योंकि जब तक बाबा है तब तक मुझे वो पावर्स तो नहीं मिल सकती, लेकिन बाबा के लिए उनका लाडला अर्जुन जो है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में रौनक जी अपने पति और निधि के साथ हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। वो सीधे अविका जी के वार्ड में गई, जहां पहले से दाई अम्मा ने और अर्जुन, मान्यता सभी वहां मौजूद थे। रौनक जी वहां गई और उन्होंने अविका जी के पास बैठकर अविका जी से उनका हालचाल पूछने लगी। वहीं उनके आने के कुछ देर बाद जानकी जी शहर और अंगद भी हॉस्पिटल पहुंचे। अविका जी उन्हें देखकर खुश होने लगी। अंगद को देखकर निधि के चेहरे पर
बड़ी सी स्माइल आ गई, लेकिन वही शहर पर नजर जाते ही निधि की आंखें तीखी हो गई, जैसे कि वह अंगद के साथ निधि और शहर को बर्दाश्त ही नहीं कर रही हो, लेकिन उसे मजबूरी में अंगद के साथ शहर को देखना पड़ रहा हो। तभी निधि ने आगे बढ़कर अपनी मॉम से रौनक जी से कहा, मॉम मैं कॉलेज जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है कॉलेज जाने में। इतना कहकर वो एक नज़र शहर को घूरी और वहाँ से पैर पटकते हुए चली गई। वहीं अंगद ने जब निधि को यहाँ की हरकतें देखी तो उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह निधि को कुछ कर नहीं सकता था, सिर्फ वह शहर को संभाल कर रखना चाहता था। अंगद ने आगे बढ़कर शहर के गाल पर किस करते हुए कहा, तुम माँ के साथ घर चली जाना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अंगद के इतना कहते ही वहाँ मौजूद सभी हैरानगी से अंगद को देखने लगे कि अंगद माँ किसे कह रहा है। तभी जानकी जी ने प्यार से अंगद के गाल को छूते हुए कहा, मैंने शहर और अंगद दोनों को मुझे माँ कहने का हक दिया है, इसलिए अब दोनों यहाँ मेरे बच्चे हैं और मुझे माँ कहकर बुलाते हैं। जानकी जी के मुँह से यह सारी बात सुनकर सबसे ज़्यादा खुश तो मान्यता हुई, क्योंकि वो हमेशा जानकी जी के अकेले रहने की वजह से फिक्र किया करती थी, लेकिन अब उनके पास शहर और अंगद दोनों थे, इसलिए जानकी जी के इस फैसले पर मान्यता को बहुत खुशी हो रही थी। मान्यता जानकी जी के पास आई और उसके गले लगते हुए बोली, माँ ये आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, इससे मेरी प्यारी सी फ्रेंड को मेरी बहन भी बना दिया। तभी जानकी जी ने मान्यता की गाल को छूते हुए प्यार से शहर को देखते हुए कहा, तुम सबको पता है एक और खुशखबरी है। अर्जुन और बाकी सब एक बार फिर से हैरानी से जानकी जी और शहर को देखने लगे। तो जानकी जी ने कहा, अंगद और शहर की शादी। ये सुनकर सब एक बार फिर से मान्यता खुशी से उछल पड़ी और उसने कहा, क्या सच में? लेकिन कब? यह इन दोनों ने फैसला कब ले लिया शादी करने का? क्योंकि यह तो काफ़ी दिन से टाल रहे थे दोनों शादी को लेकर। तभी जानकी जी ने शहर को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आज ही सुबह इन दोनों ने ये फैसला लिया है कि ये शादी करेंगे। तो जानकी जी ने अविका जी को देखते हुए कहा, अविका जी ठीक हो जाए उसके बाद एक अच्छा सा शादी का मुहूर्त निकाल कर हम उनकी शादी करवा दें, मुझे बेटा और साथ में एक बहू भी मिल जाएगी। तभी शहर जानकी जी को साइड से हक करते हुए बोली, लेकिन माँ ये तो गलत है ना, आपने मुझे बेटी बनाया, फिर अंगद तो आपका दामाद हुआ ना, वो आपका बेटा कैसे हुआ और मैं आपकी बहू कैसे? मैं आपकी बेटी हूँ और वह आपका दामाद है ना। शहर के इस तरह से क्यूट से शक्ल बनाकर बोलने पर सब उसको देखकर हंसने लगे। तभी अर्जुन, जिसे मान्यता को लेकर पेरिस जाना था, उसने बीच में ही जानकी जी और अविका जी से कहा, लेकिन माँ मुझे कुछ दिनों के लिए मान्यता को लेकर पेरिस जाना है। आपके ठीक होने के बाद तो हमें वापस आने के बाद अगर सगाई और शादी रखे तो, क्योंकि यहाँ शादी में मान्यता का होना तो ज़रूरी है, क्योंकि वह अंगद और शहर दोनों का ही बेस्ट फ्रेंड है। और मेरे साथ भी मान्यता का जाना ज़रूरी है, क्योंकि बाबा को मान्यता से मिलना है, बाबा को मान्यता से मिलना है। यह सुनकर मान्यता जानकी जी सब एक दूसरे को देखकर थोड़ा हैरान हुए। तभी अवैका जी ने कहा, तो तुम अर्जुन, तुम मान्यता को लेकर कल चले जाना, अब जब तुम वापस आ जाना, क्योंकि अब तो मेरा ऑपरेशन हो चुका है और मैं बेटर भी फील कर रही हूँ। अब जो डाइट और मेडिटेशन है वो मान्यता जीजी को बता कर जाएगी, तो जीजी मेरा ख्याल रख लेगी। यह सब अविका जी दाई अम्मा की तरफ देखते हुए बोल रही थी। अब अर्जुन ने प्यार से अविका जी के गाल को सहलाते हुए कहा, मेरे लिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी आप हैं माँ, और जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं आपको छोड़कर पेरिस नहीं जाना। तो क्या आपको छोड़कर दिल्ली या दूसरे शहर भी नहीं जा सकता? फिर पेरिस तो आउट ऑफ इंडिया है और अब आपको ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, आप अभी रेस्ट करो, मैं आपके ठीक होने के बाद ही कहीं जाऊँगा। इतना कहकर अर्जुन ने अविका जी के माथे को चूमा, जिससे अविका जी के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उनका बेटा उन पर जान छिड़कता था। वहीं साइड में खड़ी मान्यता यह सब देख मुस्कुरा रही थी। वहीं सब अर्जुन की नज़रें मान्यता पर गई तो उसने इशारे में मान्यता से पूछा, क्या हुआ? तो मान्यता ने मुस्कुराते हुए अपना सर ना में हिला दिया। अभी मान्यता ने वक्त देखते हुए सबसे कहा, चलिए चलिए, अब सबको अपने अपने घर और काम पर जाना चाहिए, क्योंकि अब माँ को रेस्ट करने का टाइम हो गया है। इतना कर
मान्यता ने जल्दी से अविका जी की आज की रिपोर्ट देखी और अविका जी से कहा, अब आप आराम कीजिए माँ, और बाकी सब जाएंगे घर, वह सब आ जाएंगे आपसे शाम को मिलने। इतना कहकर मान्यता ने सबकी तरफ देखा तो रौनक जी और रौनक के पति जो साइड में खड़े ये सब तमाशा देख रहे थे, वह दोनों अविका जी से बात करके वार्ड से बाहर चले गए। जानकी जी भी अविका से बातें करके बाहर चली गई और दाई अम्मा सिर्फ अविका जी के साथ वार्ड में रुकी हुई। मान्यता और शहर और अर्जुन भी अब बाहर आ गए। बाहर आकर अर्जुन ने मान्यता को हक करते हुए उसे कहा, माँ का और अपना ख्याल रखना, मैं ऑफिस जाकर आता हूँ। अर्जुन अब कोई दूसरा डॉक्टर कुलकर्णी अपने और मान्यता के बीच में नहीं चाहता था, इसलिए वह पब्लिक प्लेस में मान्यता को हक कर रहा था और मान्यता भी अर्जुन की बातें समझ रही थी, इसलिए वह भी अर्जुन को उसके पति होने का हक दे रही थी। उसे किसी भी वजह से खुद से दूर जाने नहीं दे रही थी। अब एक दूसरे के साथ प्यार भरे लम्हे बिताते हुए, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए वक्त बिता रहा था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन अब बीत चुका था और अविका जी अब धीरे धीरे आधा से ज़्यादा ठीक हो चुकी थी। अब वह घर भी आ चुकी थी। मान्यता उनका बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी, जिससे अविका जी बहुत खुश थी कि मान्यता की शादी अर्जुन से करने का उनका फैसला बिल्कुल सही था। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन को बार बार पेरिस आने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन अर्जुन अविका जी के बिल्कुल ठीक होने के बाद ही पेरिस जाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ जब निधि के कान में शहर और अंगद की सगाई और शादी की बात चली गई तो उसका खून उबल गया। उसने गुस्से से उबलते हुए खुद से कहा, यह लड़की तो मेरे अंगद से सगाई और शादी का सपना देख रही है। ठीक है, तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए मैं तुम्हारी लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट दूंगी तुम्हें शहर, क्योंकि तुमने उससे मेरा प्यार छीना है तो तुम्हारी शादी का सबसे बेस्ट गिफ्ट देना तो मेरा फ़र्ज़ है ना। और वह गिफ्ट होगा तुम्हारी शादी में तुम्हारी मौत, क्योंकि मैं इसके बाद तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ने वाली। तुम्हें ऐसा नहीं तो वैसे मेरे अंगद और मेरे बीच से तो जाना ही होगा, लेकिन जाना तो होगा ही। अगर तुम अंगद को छोड़ देती तो तुम्हारी ज़िंदगी बच जाती, लेकिन तुम्हारा मरना तो तय है और मैं चाहती हूँ कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैं तुम्हें वह तोहफ़ा ज़रूर दूंगी। यह कहते हुए निधि के चेहरे पर एक डेविड स्माइल थी। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लगी। इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।